क्या होता है लोकतंत्र? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के संवैधानिक रूप कितने प्रकार के हैं और हमारे देश में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप काम कर रहा है? क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं लोकतंत्र के? और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद नायक में, जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर 5 लोकतंत्र। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का जनता द्वारा जनता पर शासन होना चाहिए। बस यही है लोकतंत्र की परिभाषा। बोर्ड पैटर्न के अनुसार ये चैप्टर 5 मार्क्स का है और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी यानी इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। डेमोक्रेसी जो कि ग्रीक भाषा के 2 शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया से लिया गया है। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति या शासन। ओवरऑल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता की शक्ति या जनता का शासन। लोकतंत्र से संबंधित और भी अर्थ हैं, जैसे ये निर्णय लेने की एक विधि है। मतलब लोकतंत्र के अंदर एक ऐसा मेथड रखा गया है जिसके द्वारा निर्णय लिया जा सके। जैसे कि हमारे इंडिया में कोई भी बिल पास होता है तो उसके लिए संसद से 2/3 बहुमत चाहिए होता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा वो बिल पास किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस हुआ कि जिससे निर्णय लिया जा सके। दूसरा कि ये निर्णय लेने के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। मतलब कि निर्णय लेने के लिए जो कानून धाराएं लगाई जाती है उन सब का एक समूह होता है हमारा संविधान। यानी लोकतंत्र के अंदर सिद्धांतों का एक समूह रखा गया है जिससे निर्णय लिया जा सके। तीसरा, ये आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित एक अवधारणा है। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें आदर्शात्मक मूल्यों को रखा गया है जिसके बेसिस पे निर्णय लिया जाता है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी अवधारणा हुई जिसमें मानवीय मूल्यों को रखा गया है। विचारक बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, यानी इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं और इन अर्थों के साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ हो। अगर एग्ज़ाम में आपसे बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र शब्द का अर्थ पूछा जाए तो ये लाइन एज इट इज़ लिखनी है। आगे हम देखेंगे कि हमारे लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं। लोकतंत्र के 4 प्रकार हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा नैतिक। राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर राजनीतिवाद की महत्ता है। सामाजिक लोकतंत्र के अंदर सामाजिक समानताओं पर जोर दिया गया है और आर्थिक लोकतंत्र के अंदर अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। जबकि नैतिक लोकतंत्र इन सभी लोकतंत्र का आदर्श माना गया है क्योंकि इसमें मानवीय मूल्यों को शासन का आधार माना गया है। पहला हमारा है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर संविधानवाद की महत्ता होती है। इस राजनीतिक लोकतंत्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अतीत में यानी पहले के टाइम में इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ही व्यक्ति लोकतंत्र में शासन करते थे और आजकल इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाने लगा। और पश्चिमी देशों में उत्पत्ति के कारण, यानी ये लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं, अगर आप मैप में देखेंगे जो ब्रिटेन है वो पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी पश्चिमी देशों में इसकी उत्पत्ति के कारण इसे पश्चिमी लोकतंत्र कहा गया है। और मार्क्सवादियों ने इसे अमीरों के कारण पूंजीवादी लोकतंत्र कहा है। जो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र है उसे उदारवादियों ने यानी लोगों ने 2 भागों में बांटा है। पहला राज्य लोकतांत्रिक, दूसरा शासन लोकतांत्रिक। राज्य लोकतांत्रिक जो हमारी राज्य सरकारें होती है वही है। राज्य लोकतांत्रिक के अंदर जो
संपूर्ण प्रभुसत्ता होती है, यानी पूरी की पूरी पावर होती है सरकार की, वो जनता के पास होती है और जनता ही सरकार का निर्माण करती है, उस पर कंट्रोल करती है और उसको पूर्ण करती है। जबकि शासन लोकतांत्रिक राज्य लोकतांत्रिक का ही विकसित रूप है और व्यवहारिक रूप है। जो हमारा राज्य लोकतांत्रिक है वो तो सैद्धांतिक रूप है और शासन लोकतांत्रिक हमारा व्यवहारिक रूप है, और ये दोनों मिलकर राजनीतिक लोकतंत्र को परिपूर्ण करती है। आगे हमारे पास है शासन लोकतंत्र है, उसके भी दो रूप माने गए हैं। प्रत्यक्ष यानी शुद्ध शासन जो डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाए, और अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधि शासन जो इंडिया में होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम पहले अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आगे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो सब एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो स्वरूपों में होता है, पहला संसदीय रूप और दूसरा अध्याशात्मक रूप। जो संसदीय रूप है उसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रिटेन का, और अध्याशात्मक रूप में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अमेरिका का। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा जो सामाजिक लोकतंत्र है उसमें क्या क्या मूल्य रखे गए हैं। सामाजिक लोकतंत्र के अंदर जो प्रमुख लक्ष्य है वो है समाज में समानता की भावना लाना, यानी कि समाज में उपस्थित जितने भी मतभेद है, चाहे वो रंग के आधार पे हो, नस्ल के आधार पर हो, जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर हो, उन सभी को मिटाकर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाना। हर्षना के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह समाज है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, यानी समानता ही सबके लिए हो और समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो दो बातें आवश्यक है वो हैं कि सभी मतभेदों को, यानी धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, धन संपत्ति के आधार पर जो विशेष अधिकार हैं, उनकी जो भी व्यवस्था है उनका अंत करके सभी व्यक्तियों को प्रगति के समान अवसर दिए जाए, यही सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य है। और आर्थिक लोकतंत्र जैसे ही शब्द में अर्थ छुपा है, आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था, किसी भी व्यक्ति विशेष की आर्थिक क्षेत्र यानी आर्थिक स्थिति से जो अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, उस अर्थव्यवस्था पर जो डिपेंड है वो है आर्थिक लोकतंत्र। वर्तमान में आर्थिक लोकतंत्र के जो विचार दिए वो दिए हैं व्यक्तिवादियों ने, मार्क्सवादियों ने और उदारवादियों ने। इन तीनों के ही जो विचार हैं वो आपस में भिन्न है और उन सब के अनुसार आर्थिक लोकतंत्र के स्वरूप भी अलग अलग है। आगे हमारा है नैतिक लोकतंत्र नैतिक मूल्यों पर आधारित है, यानी कि जो जीवन दर्शन के लिए आध्यात्मिक दर्शन जरूरी होता है, यानी मानव मूल्य होते हैं, उन सब को ही समाज और शासन यानी सरकार का मूल आधार माना गया है। और इसकी सबसे पहले अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांस में एक क्रांति के द्वारा हुई, जिसमें नारे दिए गए स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे का। आगे हम देखेंगे हमारे लोकतांत्रिक शासन यानी शासन के जो दो प्रकार हैं उनके बारे में। हमारा जो शासन है, शासन के प्रकार हैं वो दो हैं, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो जनता द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से यानी खुद की शक्ति का पूर्ण प्रयोग करते हुए फैसले लेना है, कानून बनाना है। हर्षना का कथन था कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से यानी खुद पूरी अपनी शक्ति से बिना कार्यवाहकों यानी बिना प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है, यानी अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता अपना लीडर चुनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है प्राचीन काल में यूनान के नगरों में पाई जाती थी, यानी आज के टाइम में यूरोप में। ये पहले के टाइम में पाई जाती थी और आज वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्ज़रलैंड के 5 प्रांतों में यानी 5 जगह ही ये व्यवस्था पाई जाती है।
और इस व्यवस्था के अंदर कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही ये शासन कर पाना संभव हो पा रहा है, क्योंकि बड़े क्षेत्र और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में इस प्रणाली से शासन करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इस लोकतंत्र के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से करती है, अपने लीडर को चुनती है और वो लीडर आगे शासन व्यवस्था को संभालते हैं। J.S. मील के अनुसार अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता शासन की शक्ति का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से करती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, जिन्हें वह समय समय पर चुनती रहती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की और भी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे लॉर्ड बाइस के अनुसार लोकतंत्र की संपूर्ण शक्ति समाज के सदस्यों में होती है, और डायसी के अनुसार लोकतंत्र में जो राष्ट्र का अधिकांश भाग है वो शासक होता है, यानी सभी राजा होते हैं। और सीले के अनुसार लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति का भाग है या शासन कार्य में उसकी हिस्सेदारी है। और अब्राहम लिंकन ने, जो आज तक की सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है लोकतंत्र की, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की सबसे पॉपुलर परिभाषा है। आगे हम देखेंगे लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत। आई होप आप सबको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में समझ आ पाया होगा, और अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। विद्वानों में इस तथ्य पे मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग यानी यूज़ कौन करता है, और सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग यानी जिस पर शासन किया जा रहा है उसमें किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, और लोकतंत्र की मूल व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इन सभी मतभेदों के आधार पर अलग अलग सिद्धांत व दृष्टिकोण रखे गए, जिसमें सबसे पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, जो पहले हुआ करता था। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तीसरा, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय यानी अभिजनीय वर्गीय सिद्धांत व दृष्टिकोण यानी वर्गों के आधार पर। और लोकतंत्र का मार्क्सवादियों सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और लास्ट, समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। हमारा पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस सिद्धांत का विकास 3 शताब्दियों पहले पश्चिमी देशों में हुआ, जिसके कारण इसे लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत या लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीस और माउंटक्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर। लोकतंत्र के इस सिद्धांत की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, जो कि हैं व्यक्ति जो बुद्धिमान प्राणी है वह अपने अच्छे बुरे की समझने की क्षमता रखता है, वह अपने न्यूनतम तर्क में समान है, उदारवादी और संविधानवाद के अनुसार शासन होना चाहिए, और शासन का आधार जनता की इच्छा होना चाहिए। शासन के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए उनमें पहला नियम है संचालन जनता के द्वारा होना चाहिए, और संचालन के लिए बहुमत के सिद्धांत की पालना होनी चाहिए, और शासन है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, और शासन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए जनता का हित। नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों के लिए न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए, और निश्चित अवधि में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। लोकतंत्र में बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए, पर इसके लिए अल्पमतों के प्रति पूरी सहिष्णुता बरती जानी चाहिए, यानी कि उन पे बल प्रयोग से कोई भी निर्णय थोपा नहीं जाना चाहिए। इस लोकतंत्र में ये कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, लक्षण हैं, जिनके कारण ये लोकतंत्र तानाशाही से अलग होता है।
जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। और बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है कि एक ही टॉपिक पर अलग अलग लोगों का विचार मत। इस सिद्धांत का मूल आधार समाज के संघात्मक स्वरूप में विचारधारा का है, यानी कि जो समाज में छोटे छोटे समुदाय बटे हुए हैं, समूह बटे हुए हैं, उन सब का एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग विचार बहुलवादी विचारधारा होती है और उसके अनुरूप ही ये सिद्धांत कार्य करता है। इस सिद्धांत का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहल ने इसका विकास किया और उन्होंने इसे बहुलवादी लोकतंत्र यानी बहुलतंत्रवाद कहा। रॉबर्ट प्रीस्टस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है, मतलब एक ऐसा तंत्र है जिसमें राज्य की शक्ति अनेक निजी समूहों में, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी होती है और उन सब की अपनी अपनी भागीदारी होती है। और हमारा तीसरा जो लोकतंत्र का सिद्धांत है वो विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा अभिजन वर्ग पर केंद्रित होती है, यानी जो इसमें हमारा मेन रोल प्ले करता है अभिजन वर्ग रोल प्ले करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक थे रॉबर्ट मिचलेस, मोलस्का, पैरेटो, बरहम और सी राइट मिल्स। रॉबर्ट मिचलेस एक जर्मन विचारक थे और उन्होंने दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। और मोलस्का इतावली यानी इटली के विद्वान थे जिन्होंने दी रूलिंग क्लास नामक कृति के अंदर इस विचारधारा का उल्लेख किया है विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत का। हमारा जो चौथा सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। इस सिद्धांत के अंदर मार्क्सवादियों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत के अंदर आर्थिक लोकतंत्र को उन्होंने प्रस्तुत किया, उसकी अलग ही थ्योरी दी जिसे उन्होंने जनवादी लोकतंत्र कहा यानी पीपल्स डेमोक्रेसी कहा। और इसके जो मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार है वो कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजल की विचारधाराएं थी, जिनमें व्यावहारिक रूप से लेनिन, स्टालिन, माओ त्से लुंग आदि ने इसे व्यावहारिक रूप दिया। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत व मार्क्सवादी सिद्धांत का जॉइंट है, यानी इस सिद्धांत में दोनों ही सिद्धांतों के विचारों को देखने को मिलता है। यानी उदारवादी सिद्धांत में क्या था कि राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई थी प्रत्येक व्यक्ति को, उस सिद्धांत को भी इसमें रखा गया है। और मार्क्सवादी सिद्धांत के अंदर जो आर्थिक समानता थी उसको भी इस सिद्धांत के अंदर आदर्श के तौर पर रखा गया है। यानी ये सिद्धांत संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है और आर्थिक समानता को भी बनाए रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार हमारे पास 5 संविधान के सिद्धांत हुए। इस प्रकार हमारे पास लोकतंत्र के जो 5 सिद्धांत हुए, उदारवादी, बहुलवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये सिद्धांत में क्या क्या डिफरेंस हैं कि हमारा जो उदारवादी सिद्धांत है ये व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता यानी उसे जो संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है उस पर आधारित। और बहुलवादी सिद्धांत में हमारे क्या था कि जो समाज में छोटे छोटे ग्रुप्स बटे हुए हैं उनके द्वारा शासन में योगदान। और हमारा जो विशिष्ट वर्गीय यानी अभिजन वर्गीय सिद्धांत था उसके अंदर क्या था कि जो लोकतंत्र है उसकी संपूर्ण जो केंद्र है वो अभिजन वर्ग है, यानी उस वर्ग के द्वारा ही, एक विशिष्ट वर्ग द्वारा ही लोकतंत्र का शासन किया जा सकता है। और जो मार्क्सवादी सिद्धांत था उसमें लोकतंत्र के आर्थिक स्थिति को केंद्र मानकर सिद्धांत दिया गया। और जो समाजवादी सिद्धांत है उसमें मिश्रण है उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत का, यानी व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक समानता भी इस सिद्धांत में रखी गई है। आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए धन्यवाद। और मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।